हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम फिजिक्स वर्स की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज नेम्ड एज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की बात करते हैं जब, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वो क्या है भैया? वो है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स को बेसिकली समझाया गया, क्या समझाया गया? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड इट्स इवेंट। नेचर और नेचर के इवेंट की प्रॉपर स्टडी ही क्या कहलाती है? फिजिक्स। जैसे हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फिजिक्स की, जब भी हमारे दिमाग में फिजिक्स वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक साइंटिस्ट की इमेज जरूर आती है एंड दैट इज आइजैक न्यूटन। तो भैया न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने एक ऑब्जर्वेशन करी। उसने देखा कि जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ और एप्पल टूटा तो वो गिरा, तो कहां गिरा? नीचे गिरा। क्या न्यूटन के पहले एप्पल ऊपर चला जाता था क्या? नहीं, तब भी एप्पल कहां आता था? नीचे। तो ये इवेंट नेचर में हो रहा था। बस न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने कारण ढूंढ लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एप्पल है, वो जब पेड़ से टूटा तो वो नीचे ही क्यों गिरा, और उस कारण को उसने जस्टिफाई करने के लिए एक लॉ यूज करा, और जिसका नाम रखा क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में इसके बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और वो क्या था भाई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि अगर दो मास बॉडीज हैं, एक का मास है m1 और दूसरी मास बॉडी है, इसका मास है m2, इनके बीच का गैप r, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उस समय से एक लॉ निकल के आया, एक नेचर का लॉ निकल के आया, एक नेचर के लॉ को हमने ढूंढा, और वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉज पहले से नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं हम लोग? उन लॉज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अरे बात समझ आ रही? चले आगे की तरफ बढ़े और कुछ इवेंट्स देखते हैं। आइए दूसरे इवेंट की बात करते हैं कि धरती मैया तो सन के चारों तरफ पता नहीं कब से घूम रही है, जब से यूनिवर्स बना है तब से घूम रही है। लेकिन केपलर आया, केपलर ने क्या करा? कहा कि ये जो प्लैनेट्स है ना, ये चारों तरफ जिस पाथ पर घूम रहे हैं उस पाथ का नाम है इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसा पाथ है? वो एक इलिप्स का पाथ है। उसी पाथ पर जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। अरे बात समझ आ रही? और उसे और भी बहुत सारी बातें कही कि जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अरे बात समझ आ रही है? तो देखो हुआ क्या कि ऐसा तो है नहीं कि केपलर आया तो केपलर के आने के बाद जो प्लैनेट्स थे वो सन के अराउंड गोल गोल घूमना स्टार्ट हुए। ये इवेंट तो पहले से ही नेचर में हो रहा था ना। बस हमने क्या करा? केपलर ने क्या करा? इस इवेंट को एक्सप्लोर करा, और इस इवेंट के एक्सप्लोर करने के बाद नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जो 3 लॉज थे वो केपलर ने दिए। पहला लॉ दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा दिया लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा दिया लॉ ऑफ पीरियड। एंड थ्रू आउट फिजिक्स इसमें जितने भी इवेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो इसके ऊपर नहीं लिखे हुए हैं इनके बारे में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अरे बात समझ आ रही? अच्छा समझो कि हम सड़क पर चल रहे हैं भैया, तो देखा ये कि रफ सरफेस पर चलना आसान होता है। अगर वहीं कहीं सरफेस के ऊपर ऑयल पड़ा हुआ है, या कहीं गीला है सरफेस, या कोई ग्लिसरीन टाइप सिस्टम पड़ा हुआ है जहां पर अगर हम चल रहे हैं तो क्या फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई ये तो हमको पता ही है यार, बारिश में हम फिसल के क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बारिश की सरफेस पर मड आ जाता है। अरे बात समझ आ रही? बारिश के टाइम में सरफेस पर मड आ जाता है। तो क्या हुआ भाई? न्यूटन ने कहा कि भैया एक बात ध्यान दीजिए कि धरती मैया और हम जब सड़क पे चल रहे हैं तो धरती मैया और हमारे बीच में एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन के आने के बाद वो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन तो पहले ही से लग रहा था। बस न्यूटन ने क्या करा? उसकी ऑब्जर्वेशन करी और उसने कई सारे फ्रिक्शन के लॉज दिए। कहा गया कि फ्रिक्शन 3 तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले इवेंट की बात करते हैं। जो हमारा अगला इवेंट है वो क्या है? हमारा अगला इवेंट क्या है भैया कि अगर हम क्या करते हैं, बचपन में सबने करा होगा कि हम स्केल ले लेते थे या ग्लास वाली पेन ले लेते थे, उसको अपने बाल में रब करते थे, और रब करने के बाद कागज के टुकड़े के पास लेकर जाते थे, तो क्या कागज का टुकड़ा उसको चिपक लेता था यार? बिल्कुल चिपक लेता था। तो अगर कागज का टुकड़ा उसको चिपक लेता था तो तब तो हमको ये नहीं पता था कि जब हम इसमें रब कर रहे हैं तो ये चार्ज हो जा रहे हैं। अरे बात समझ आ रही? ये इसी इवेंट को समझो कि कुलाम के पहले भी ये प्रोसेस हो रहा था, लेकिन कुलाम आए तो कुलाम ने क्या डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर किया जा सकता है तो ये जो चार्ज बॉडीज बन रही हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि द चार्जेस आर लाइक चार्ज सिस्टम और अनलाइक चार्ज सिस्टम। अगर लाइक चार्ज सिस्टम होगा तो रिपल्शन होगा, और अनलाइक चार्ज सिस्टम होगा तो अट्रैक्शन होगा। अरे बात समझ आ रही है? तो अब ये हुआ कि भैया ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो
रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके लिए कुलाम आया और कुलाम ने कहा कि जो फोर्स होगा वो होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और k को उसने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू उसने दी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अच्छा, ये सब चीजें बहुत डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, ये फोर्स कैसे काम करता है, सब कुछ। तो बेसिकली देखिए हुआ क्या कि ये जो सारे इवेंट्स थे, ये चारों इवेंट्स नेचर में हो रहे थे, और इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स हैं फिजिक्स के जो नेचर में हो रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, उन इवेंट्स की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन करके हम एक लॉ दे रहे हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टेड है। अरे बात समझ आ रही है क्या? तो बेसिकली हुआ क्या, अब आपसे कहे कोई कि सिंगल लाइन में डिफाइन करो व्हाट इज फिजिक्स, तो यू कैन वेरी क्लियरली स्टेट दैट कि the understanding of nature and its laws or nature and its event, अरे बात समझ आ रही, is known as physics। तो the understanding of nature and its laws is known as physics। चलें आगे बढ़े, चलिए। तो अब देखिए, अब जो दूसरी बात आती है वो आती है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स। तो बेसिकली कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिक्स, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट। अरे बात समझ आ रही? तो देखो मैथमेटिक्स ने क्या रोल प्ले करा, अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक मास बॉडी है, इसका मास है m1, और एक दूसरी मास बॉडी है, इसका मास है m2, और इनके बीच का गैप है r। अरे बात समझ आ रही? तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन, फिजिक्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहती है कि the force of attraction between the two mass bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अच्छा, जब हम इसको मैथमेटिक्स में लेके जाते हैं, क्वांटिटेटिव लेवल पर लेकर जाते हैं, कैलकुलेशंस पर लेकर जाते हैं, तो हमारी कहानी बहुत एक्यूरेट हो जाती है, हमारी फिजिक्स बहुत एक्यूरेट हो जाती है। और तब क्या हो जाता है कि f is directly proportional to m1 m2 अपॉन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम लिखते हैं क्या, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये न्यूटन की सबसे बड़ी खोज है, और वो क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ g, और ये उसने कितना निकाला, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़े। तो देखो हुआ क्या, मैथमेटिक्स ने क्या इस एक्सप्रेशन को आसान कर दिया। अरे समझ आया क्या? और इस एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन वाला जो एविडेंस था वो भी बहुत ज्यादा लेवल पर क्लियर कर दिया। अरे अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि दो मास बॉडीज हैं तो इनके बीच में कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। अरे बात समझ आ रही है? पहले तो हम बता सकते थे कंपैरेटिवली कि दो मास बॉडीज हैं और एक कहीं दूसरा मास बॉडीज का सेटअप है, तो हम मास का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच का गैप देखकर ये तो हम बता सकते हैं कि इसमें फोर्स ज्यादा होगा और एक सिस्टम में फोर्स कम होगा। बट हम ये नहीं बता सकते, केवल फिजिक्स के बिहाफ पर हम ये नहीं बता सकते कि किसमें फोर्स कितना ज्यादा है। जैसे दो सिस्टम है, एक में मास m1 m2 है, एक में मास m3 m4 है, तो m1 m2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है और m3 m4 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो इस प्रोपोर्शनलिटी से हम ये बता सकते हैं कि कहां फोर्स ज्यादा होगा, कौन से सेटअप में m1 m2 के बीच में फोर्स ज्यादा होगा या m3 m4 के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। क्वालिटेटिवली हम ये बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेल अबाउट कि m1 m2 में अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा, या m3 m4 जो पेयर बन रहा है उसमें जो फोर्सेस हैं वो कम है तो वो कितने कम होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, और ये 1 मीटर पे रखा हुआ है। अरे बात समझ आ रही है? और मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास 6 kg का, और इनके भी बीच का गैप है 1 मीटर। तो आई कैन सिंपली से कि यहां पर जो फोर्सेस होंगे वो कम होंगे और यहां पर जो फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होंगे। ये तो बात ठीक है, ये तो हमको फिजिक्स से पता चल जाता है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपको कहती है, आपको ये एक्सप्रेशन देती है, इस फिजिक्स को एक एक्सप्रेशन देती है कि मैं अब ये बता सकता हूं कि इसमें जो फोर्स है और इसमें जो फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितने न्यूटन फोर्स का डिफरेंस आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। अरे बात समझ आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि जब हम ये लॉ पढ़ रहे थे, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक लिमिटेशन पढ़ाई जाती है कि इट इज
ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास सिस्टम, की ये जो पूरा सेटअप है ये बस पॉइंट मास सिस्टम के लिए वैलिड होता है। अगर हमको फोर्स निकालना हो किसके बीच में, एक रॉड के बीच में और एक छोटे से मास ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम डायरेक्टली F इक्वल्स टू G_m1m2 अपॉन r स्क्वायर नहीं लगा सकते। तब फिजिक्स की एक अदर कैलकुलेशन रूल में आती है, जिसको मैथमेटिक्स की एक अदर कैलकुलेशन रूल में आती है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से भाई साहब, कैलकुलस। किसके नाम से, कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस कहती है कि एक काम करो, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मास कंसीडर करो और उस पॉइंट मास और इस मास ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालो और फिर उसके बाद क्या करो, उस फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, तो हमको टोटल फोर्स, टोटल इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा। अरे बात समझ आ रही है, मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है भाई। चलिए तो देखिए हुआ क्या कैलकुलस ने क्या किया, क्या इस लिमिटेशन को हटा दिया। अरे समझ रहा है, F equals to G_m1m2 upon r square is only valid for point mass system, but if we use mathematics we can eliminate this limitation at a very large extent। अरे बात समझ आ रही है, चले आगे बढ़े। तो कहानी आपको समझ आई, मैथमेटिक्स ने क्या किया, फिजिक्स को कैलकुलेशन वाला एक्सप्रेशन दिया और फिजिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस को अपनी कैलकुलेशन की हेल्प से आसान कर दिया। अरे बात समझ आ रही है, चले आगे बढ़े। ये था मैथमेटिक्स का रूल, किसमें भाई साहब, फिजिक्स में। अच्छा, जब अगली कहानी आती है तो अगली कहानी में आता है कि मेजरमेंट। अब देखो फिजिक्स आ रही थी तो फिजिक्स के साथ साथ मेजरमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आइजैक न्यूटन आया तो उसने एक टर्मिनोलॉजी दी जिसका नाम रखा गया फोर्स, और वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हुआ, तो उसने एक यूनिट का नाम दिया क्या भैया, न्यूटन, और वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट था। तो देखो हुआ क्या कि जब यूनिट सिस्टम तैयार हो रहा था तो हमने क्या करा कहा कि एक स्पेसिफिक चीज को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके। अरे बात समझ आ रही, जैसे अगर हम दुकान पर जाते हैं और सब्जी वाले से कहते हैं कि भैया हमको 1 लीटर गोभी दे दो, क्या वो आपको 1 लीटर की गोभी दे सकता है? नहीं। क्या वो आपको 1 मीटर की गोभी दे सकता है? नहीं। क्या वो आपको 1 डिग्री सेल्सियस की गोभी दे सकता है? नहीं भाई साहब। वो क्या दे सकता है आपको? 1 किलोग्राम की गोभी दे सकता है, 2 किलोग्राम की गोभी दे सकता है। That means if you are measuring mass, it means that you must have to represent its unit system with kilogram। अरे बात समझ आ रही, किलोग्राम और ग्राम, अरे पल्ले बढ़ रहा है। तो देखो हुआ क्या कि जब ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बन रही थी तो हमने एक इसके साथ साथ एक सिस्टम तैयार करा जिसका नाम रखा यूनिट सिस्टम, कि ये जो भी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए हमको चाहिए यूनिट्स। क्या चाहिए? यूनिट्स। तो अब ये हुआ कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ ढूंढी जा रही थी, तो क्या करते भैया, क्या करते हम, क्या हम हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनाते फिरते? नहीं। हमने देखा कि कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको मेजर करने के लिए, कुछ ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हमको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अरे बात समझ आ रही है, जैसे अगर हमको मास मेजर करना है तो हमको 1 किलोग्राम वाला बार रखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं और हमको एक पर्टिकुलर उसके कंपैरेटिव एक मास मिल जाता है। अगर हमको कोई लेंथ मेजर करनी है तो हम स्केल उठाते हैं। अरे बात समझ आ रही, स्केल उठाकर डायरेक्ट मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करते हो, थर्मोमीटर लगाते हो, उसमें मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी राइज करता है, उसी के हिसाब से टेम्परेचर स्केल बनी है और उसी के हिसाब से हम टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बात समझ आ रही। तो ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको मेजर करने के लिए हमको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही थी। तो देखो हुआ क्या कि अब जब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आई तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से मेजर करा जा रहा था। तो ये कहा गया कि भैया कोई कह रहा है मास को मैं किलोग्राम में मेजर करूंगा, कोई कह रहा है मैं ग्राम में मेजर करूंगा, कोई कह रहा है मैं पाउंड में मेजर करूंगा और कोई XY यूनिट बना रहा है। तो अगर इतनी सारी यूनिट्स बनेगी तो ग्लोबली साइंस को ग्रो कराना मुश्किल हो जाएगा। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और कहा गया कि अब आपको अथॉरिटी दी जाती है कि कोई भी यूनिट सिस्टम, कोई भी मेजरमेंट सिस्टम आएगा तो उसको आप ही बनाएंगे। तो उसके बिहाफ पर मेजरमेंट सिस्टम को बेसिकली 3 कैटेगरीज में रखा गया। एक का नाम रखा गया MKS, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। MKS का फुल फॉर्म क्या है भैया? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसी को हम SI यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। चलिए CGS इसी का छोटा वर्जन है जिसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? सेंटीमीटर में,
और भैया लेंथ को अपन मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं किसमें, ग्राम में, और टाइम को यहां भी मेजर किसमें करते हैं, सेकंड में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एक अदर यूनिट सिस्टम है जिसको बोला जाता है एफपीएस। इसमें मास को मेजर करते हैं किसमें, इसमें मास को मेजर करते हैं पाउंड में, लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, फुट में, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। दैट इज एफपीएस, दैट इज एफपीएस। अरे चले आगे की तरफ बढ़े, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो अब देखिए हुआ क्या कि जब हम फंडामेंटल यूनिट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रखी गई। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर, इन्हीं 7 में से कोई 2, कभी 3, कभी 4, इन्हीं में से मिलकर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अदर बनी, वो सब डेराइव्ड यूनिट सिस्टम में आई, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आई, और वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी। तो देखिए हुआ क्या कि जो पहला यूनिट आया, जो पहला फिजिकल क्वांटिटी आया, वो आया मास, उसके बाद लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए मास की यूनिट डायरेक्ट क्या रखी गई, केजी। अच्छा ये जो भी यूनिट सिस्टम है, ये कैसा यूनिट सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम। लेंथ को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। अरे डिग्री सेल्सियस में भी तो मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी तो मेजर करते हैं, तो केल्विन को ही एसआई में क्यों रखा गया, क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम है। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिफाइंड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अरे बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या भैया, कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनका यूनिट था, जिनसे मिलकर दुनिया की सारी जितनी भी इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज बनी, वो सब की सब इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। अरे यहां तक कहानी समझ आ रही है। चले आगे बढ़े भैया। तो देखिए अच्छा इसके साथ एक और लाइन लिखी हुई है, ये क्या है, डायमेंशंस। तो देखिए डायमेंशंस यहां आपको फिलहाल याद कर लेना है। अभी इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आई विल लेट यू नो कि डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशंस को क्यों रोल में रखा गया और ये आपकी किस तरह से हेल्प करती हैं। तो देखिए डायमेंशन बेसिकली मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, टाइम का डायमेंशन t होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन k होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कहीं a होता है, कहीं I होता है। अरे बात समझ आ रही। वैसे जनरली आपको ए देखने को मिलेगा, आई देखने को कम मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। तो भैया इसका डायमेंशन मोल और इसका डायमेंशन क्या, सीडी। चलो अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो देखो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कहानी क्या है कि कहा यह गया कि भैया अगर मैं बात करूं सबसे सिंपल, सबसे रिलेटिव डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिससे सब आसानी से रिलेट कर सकते हैं वो है स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू हमें पढ़ाया जाता है कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या है भैया, डिस्टेंस की यूनिट हो गई आपके पास मीटर और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। तो स्पीड आ गया किसमें मीटर पर सेकंड। तो देखो स्पीड एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बन रही है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बन रही है। एक है लेंथ दैट इज मेजर्ड इन मीटर और एक है आपके पास टाइम दैट इज मेजर्ड इन सेकंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ऐसे होता है अपने पास फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को भैया हम डायरेक्ट केजी में मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन ध्यान दो, एक्सेलरेशन क्या है भैया, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास मास हो गया और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v बाई टी लिखा जाता है और फिर वेलोसिटी को लिखा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x बाई टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक तरह से लेंथ ही है, तो ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टाइम तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ही। तो देखो ये जो फोर्स है ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये किससे मिलकर बनी है, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, एक मास है, एक लेंथ है और एक टाइम है। अरे बात समझ आ रही है। तो देखो न्यूटन ने फोर्स ढूंढा तो न्यूटन ने कहा कि भैया इसकी यूनिट जो तुम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हो, छोड़ो इसको न्यूटन लिखो, मेरा नाम भी तो याद रखो। अरे समझ आया क्या। तो नाम क्या रख दिया उसने अपनी यूनिट का, न्यूटन का, कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है कि ये जो फोर्स था ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, ये 3 चीजों से मिलकर बना था, मास से, लेंथ से और टाइम से।
ठीक है। तो आने वाले समय में कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है न्यूटन, ये किस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो हमने क्या करा, एक नया सिस्टम डेवलप किया यूनिट्स में और उसका नाम रखा क्या, डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली क्या है, डायमेंशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कि भैया ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे तुम फोर्स पढ़ रहे हो, प्रेशर पढ़ रहे हो, स्पीड पढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, स्ट्रेस पढ़ रहे हो, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज तुमको पढ़ने को मिलेंगी, तो ये डायरेक्टली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, उसी की पर्टिकुलर कहानी है क्या, डायमेंशंस। ठीक, डायमेंशंस कहता है कि भैया चिंता मत करो, अलग अलग साइंटिस्ट को अपना अलग अलग यूनिट रखने दो, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं और मैं बताऊंगा कि ये जो डिराइव्ड लोग हैं, जो लोग अपना अपना नाम रख ले रहे हैं, ये कैसे तुमसे रिलेटेड है, कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे बेसिक यूनिट का अभी हमने स्पीड के बारे में बात करी, तो स्पीड को एक बार फिर से देखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों, स्पीड की बात करेंगे तो हो जाता है कि अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और भैया अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। तो देखो क्या है कि चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, हम इसको मेजर करने वाले हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करने वाले हैं सेकंड में। तो देखो अगर मैं डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो मैं डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या लिखूंगा, मास का कितना हो जाएगा भैया, अरे सॉरी मीटर का क्या हो जाएगा एल, और टाइम का क्या हो जाएगा टी। तो ये क्या मिला अपने को, एल टी माइनस 1। तो कह दिया गया कि स्पीड जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, एक लेंथ पर और एक टाइम पर। और लेंथ पर कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम पे कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे समझ आया, चलो बहुत बढ़िया। और कहानी देखते हैं। एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, उसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो उसको पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी को अपन मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, और डेल्टा टी को सेकंड में। तो ये हो जाता है अपने पास क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका अगर डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन ऑफ ए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का डायमेंशन एल और टाइम का डायमेंशन -2। तो फर्दर अपने को क्या मिल गया, एल टी माइनस 2, दैट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल गया एल टी -2, और ये यहां से डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, एक लेंथ से और एक टाइम से, जिसमें ये लेंथ के एक्सेलरेशन जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड के, स्क्वायर ऑफ द टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बात समझ आ रही है। तो देखो क्या हुआ, यहां भी डायमेंशंस ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है ये कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है। अच्छा, इसका ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कैसे रोल प्ले कर रहा है वो फोर्स का। तो फोर्स का क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है यार, अरे होता है कि नहीं। अच्छा, फोर्स का जो यूनिट होता है वो किस में होता है जनरली, भैया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तुमको क्या पढ़ाया गया, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तुमको पढ़ाया गया क्या, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अच्छा भैया, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स मेरे को न्यूटन पढ़ाया गया, तो न्यूटन को देख के तो मुझे नहीं पता चल रहा कि फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। तो कहा ये गया, एक काम करो डायमेंशन ऑफ एफ लिख लो, अभी एक सेकंड के अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना, एल टी -2। तो क्या मिला अपने को, एम एल टी -2। तो मतलब ये जो फोर्स है वो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम के पावर -2 से रिलेटेड है। अरे बात समझ आ रही। तो देखो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी, एक मास, एक लेंथ और एक टाइम, तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर डेराइव करा गया है। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रेशर की। एक और यूनिट की बात करें, एक और यूनिट के बारे में डिस्कस करें, तो एक यूनिट होती है प्रेशर दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा भाई, ये प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, वेरी गुड, ये तो पता है मुझे, लेकिन मुझे इसकी यूनिट क्या पता है, पास्कल। फोर्स की एसआई यूनिट क्या पता है अपने को, पास्कल। और पास्कल को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये किसी किससे
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव करा गया है। तो डायमेंशन ने कहा डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल लेट यू नो, मैं बताता हूं कि ये जो भाई साहब अपना नाम रख लिए हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। तो कहा गया भैया डायमेंशन लिखो जरा। तो फोर्स का डायमेंशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, ml_t-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया होता है। तो एल जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो भाई ml की पावर -1 और t की पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो कहा गया प्रेशर भी तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, एक है मास, एक है लेंथ और एक है टाइम। मास की पावर 1, लेंथ की पावर -1 और टाइम की पावर -2। अरे क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन। चलिए और कुछ डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है भैया, वर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको किसमें मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं यार, जूल में करते हैं ना यार। अरे भाई करते हैं ना, वर्क को किसमें मेजर करते हैं, F/S, दैट इज इन जूल। तो बहुत बढ़िया, अगर हम वर्क को जूल में मेजर कर रहे हैं तो जूल को तो देख के ये नहीं लग रहा कि ये किससे आए हैं, ये किससे आए हैं भैया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आए हैं। अपना नाम रख लिए तो डायमेंशन ने फिर कहा चिंता मत करो, हम हैं, हम इनको बताएंगे कि आप जहां से आए हैं वो क्या है, वो कौन सी जगह है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम है। आप उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में से 2 या 3 या 4 यूनिट सिस्टम से मिलकर बने हैं। तो कैसे बताया कि फोर्स का डायमेंशन हमने पढ़ा क्या, ml_t-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या पढ़ा, L। तो कहा गया डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल्स टू ml/t-2। तो देखो क्लियर हो गया कि मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर -2 से जो वर्क है वो रिलेटेड है। अरे ठीक है, जूल को देख के, यूनिट को देख के मुझे नहीं लगा कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, लेकिन डायमेंशन देख के पता चल गया कि ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, एक है मास, एक है लेंथ और एक है टाइम। अरे समझ आया, अरे समझ आया। अच्छा चलो एक फॉर्मूला मैं बताता हूं तुमको, Q = ms∆t, Q = ms∆t। ध्यान देना, बहुत बार इसको पढ़ने को मिलेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होता है वो सब बाद में। Q को बोलते हैं हीट, ठीक है, M को बोलते हैं मास और डेल्टा T को बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, तो कहा ये गया भैया ये बताओ कि डायमेंशन क्या होगी इसमें S की, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं निकाल सकता हूं, Q/m∆T। कहा गया कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किस हिसाब से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, जरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया कि डायमेंशंस तो है, और डायमेंशंस है तो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे करा, Q इज हीट, हीट क्या है, एनर्जी, एनर्जी किससे एसोसिएट होती है, वर्क। तो जो वर्क का डायमेंशन वही एनर्जी का डायमेंशन, वही हीट का डायमेंशन, और डायमेंशन क्या होगा, ml/t-2 डिवाइडेड बाई m क्या है, यहाँ पे मास है, इसका डायमेंशन m, और डेल्टा T का डायमेंशन क्या होगा, टेम्परेचर का डायमेंशन होगा क्या होगा भैया, टेम्परेचर का डायमेंशन हो जाएगा अपना, टेम्परेचर का डायमेंशन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, जब तक हम मिटा रहे हैं। टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी तो हमने इसका डायमेंशन रिप्रेजेंट करा था किससे भैया, K से। अगर K से रिप्रेजेंट करा था तो बताओ क्या होगा, क्या m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा L की पावर 2, T की पावर -2 और K की पावर -1। तो कहा गया कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये रिलेटेड है 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, एक है लेंथ, एक है टाइम और एक है टेम्परेचर। अरे समझ आया कि नहीं आया भाई। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक रैंडम सा वर्ड आया, उसका एक्सप्रेशन मुझे पता था, तो आई एम कैपेबल इनफ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ S। अरे बात समझ आ रही। अब हम बता सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, और जिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है उनसे ये कैसे रिलेटेड है। अरे ठीक है, चले आगे की तरफ बढ़े। देखिए और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में क्या है कि कहा गया कि भैया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की क्या एप्लीकेशंस है, क्या बस इसका इतना ही काम है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जिस्टेंस बताएगा किसके अंदर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। हाँ भाई
इतना ही काम है। अच्छा, इसी काम को जब हमने थोड़ा और एक्सप्लोर करा तो हमने कहा कि इस काम की मदद से हम ऐसा बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो हमारी फिजिक्स में बहुत सारी मदद करने वाला है। तो हमने उसका नाम रखा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की जो सबसे पहली एप्लीकेशन थी उसको कहा गया होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन की होमोजेनिटी मतलब होमो से मतलब कुछ सिमिलर टाइप फील हो रहा है। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस की क्या कहानी थी? कहा यह गया कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम जानते हैं कि ये इक्वेशन सही है, ठीक। तो हम डायमेंशंस क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर ये इक्वेशन फिजिक्स के हिसाब से सही है तो मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से तभी सही हो सकती है जब ये डायमेंशंस के हिसाब से सही हो। अगर ये डायमेंशंस के हिसाब से गलत हुई तो ये फिजिक्स के हिसाब से कभी सही नहीं हो सकती। उसका क्या मतलब है कि देखो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है अपने पास, LT-2। अगर मैं इसका LT माइनस वन का स्क्वायर कर दिया और यहां पे क्या हो गया u स्क्वायर, ये भी क्या है LT-1 इनिशियल वेलोसिटी, का भी क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, डायमेंशंस में कांस्टेंट की कोई कहानी नहीं है। कांस्टेंट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट मैथमेटिकल टर्म, उसका यूनिट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है LT-2 और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है L। अच्छा, अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन मिला वो L2T-2 मिला और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है L2T-2 प्लस L2T-2। अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स तो कहते हैं L2T-2 दोनों को ऐड कर दो तो लिखो 2L2T-2। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि डायमेंशन में जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन मिला वो क्या मिला L2T-2 और राइट हैंड साइड का भी जो डायमेंशन मिला वो क्या मिला L2T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन सही हो सकती है। अरे समझ आया, 100% सही होगी ये जरूरी नहीं है। कैसे नहीं जरूरी है कि अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन को लिख दूं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 1/2as। देखो अभी भी जो v स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही यू स्क्वायर का डायमेंशन होगा, वही as का डायमेंशन होगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वेशन सही है कि गलत है। बट डायमेंशंस के हिसाब से सही है, फिजिक्स के हिसाब से गलत है। तो ये कर क्या रही है, ये जो एप्लीकेशन है ये कर क्या रही है, इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? कौन सी बात बता दी? एक ही एक्सप्रेशन को जो यहां सही था उसको सही बता रहा है, मैं उसी में थोड़े 1/2 लगा दिया 2 की जगह, तो इस एक्सप्रेशन को भी सही बता रहा है। अरे समझ आए? तो बेसिकली ये एप्लीकेशन यूज करी गई फिजिक्स में एलिमिनेशन मेथड के लिए। एलिमिनेशन मेथड क्या कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाती है तो वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही नहीं हो सकती, ठीक। मोटा हिसाब समझ आया मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाती है तो वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही नहीं हो सकती। चले आगे की तरफ बढ़े, देखिए और कहानी कि मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं t इक्वल्स टू 2π√g/l। बताओ ये एक्सप्रेशन सही है, ये फिजिक्स के हिसाब से सही है कि नहीं? तो फिजिक्स के हिसाब से इसको सही होने के लिए पहले किसके हिसाब से सही होना पड़ेगा? होमोजेनिटी के हिसाब से, ठीक। तो उसके लिए हमने कहा एक काम करो, टाइम का डायमेंशन तो मुझे पता है t, 2π कांस्टेंट है, g का डायमेंशन होता है LT-2 और डिवाइडेड बाई l, तो l से l कट जाएगा, ये रहा अपने पास t और इधर मिल गया अपने पास क्या 1/t। अरे t की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या t स्क्वायर हो जाएगा, बाहर करोगे तो क्या 1/t बचेगा, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं। दैट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। और जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई वो कभी भी फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं हो सकती। अरे बात समझ आ रही? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन के बिहाफ पर। अब क्या है कि इससे ये पता चला कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से ऐड हो रही हैं या एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ये तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये कंपल्शन है कि दो एप्लीकेशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करी जा सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो।
अगर डायमेंशन अलग अलग हुआ तो तुम उनको एक दूसरे में ऐड या एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर वेरी बेसिक एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 kg और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 मीटर, तो ऐसा नहीं मैं 2 kg और 2 मीटर को जोड़ सकता हूं, ठीक है, या 2 kg में से मैं 2 मीटर घटा सकता हूं। तो मैं कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, याद रखना, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैं तभी कर सकता हूं जब दोनों का यूनिट सेम हो। एक सेम फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी सेम फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो सकती है, या एक सेम फिजिकल क्वांटिटी में कोई दूसरी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है। डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता। अरे चले आगे की तरफ बढ़े तो देखिए, इसके बिहाफ पर हमने कहा कि हम कई सारे डायमेंशंस, कई सारे इसके एप्लीकेशंस है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का क्या लिमिटेशन है भैया? तो इस मेथड का लिमिटेशन है कि ये कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये एक्सप्रेशन 100% सही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही हो गई तो वो फिजिक्स के हिसाब से सही ही होगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, इसने क्या करा कि कह दिया कि एक मैं बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रहा हूं कि अगर आप डायमेंशनली सही हैं तभी आप फिजिक्स में आ सकते हैं, अदरवाइज आप फिजिक्स से बाहर हैं, ठीक। तो लिमिटेशन क्लियर हो गया कि अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो मतलब वो फिजिक्स के लायक है, फिजिक्स में वो सही होगा, ये कंपल्शन नहीं है। अरे बात समझ आ रही? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लिमिटेशन में बेसिकली यही लिखा गया कि द इक्वेशंस दैट आर डायमेंशनली करेक्ट it can be incorrect in physics। जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिक्स में इनकरेक्ट हो सकती है। समझ रहा है? 100% वो सही ही हो जाएंगी, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमेंशंस बस हमको एक चीज नहीं बता पाता, वो है न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, ठीक। चलिए, तो अब भाई हमने एक बात पढ़ी कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम ऐड कर रहे हैं या एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी घटा रहे हैं तो हम ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन बस तभी कर सकते हैं जब दोनों की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है तो हम उन दोनों को, या दोनों का यूनिट अलग अलग है तो हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो देखो है क्या कि अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा गया f इक्वल्स टू a√t प्लस bv² अपॉन c प्लस x। तो मेरे से कहा गया कि जो t है ना वो टाइम है, जो v है वो स्पीड है, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ a b c का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ a b एंड c? तो मैंने कहा कि ये मेरा फोर्स है तो ये भी मेरा फोर्स होगा, तो ये भी पूरा मेरा क्या होगा? फोर्स होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मैं कह रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ a√t जो दिखा हुआ है ये डायमेंशन ऑफ f के बराबर होगा, और फोर्स का डायमेंशन अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? mlt-2। तो देखो a का डायमेंशन नहीं पता, इसका डायमेंशन t की पावर 1/2 दैट इज mlt-2। तो t की पावर 1/2 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या t की पावर -1/2 हो जाएगा? तो ये हो जाएगा mlt और ये कितना? -5/2। अरे समझ आया? ए का डायमेंशन मिल गया। अब दूसरी कहानी क्या है कि अब अपने को चाहिए किसका डायमेंशन? बी और सी का। तो सी देखो वो डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐड हो रहा है यार? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सी डिस्प्लेसमेंट में ऐड हो रहा है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो सी भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो भैया सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू एल। अब बची बात किसकी? डायमेंशन ऑफ बी निकालने की। तो मुझे पता है कि bv² अपॉन c प्लस एक्स जो है ना ये डायमेंशन ऑफ f के बराबर होगा। इसका जो भी डायमेंशन होगा क्या वो डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होगा? तो देखो b का डायमेंशन नहीं पता, वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे पता है कि lt-1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा? l, दैट इज डायमेंशन ऑफ f कितना? mlt-2। तो ये b और इधर l की पावर 2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय l एंड दैट इज इक्वल टू mlt-2। तो देखो ये l इधर जाएगा तो क्या l² हो जाएगा?
अरे ये एल जब इधर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा ना, तो बी का डायमेंशन क्या मिलेगा भैया, बी का डायमेंशन क्या मिलेगा, एम एम, और यहाँ क्या टी की पावर -2, और टी की पावर -2 भी कट जाएगा क्या, तो डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एम। मतलब बी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बस किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मास से। अरे समझ आया क्या, बस किससे रिलेटेड है, मास से। चले आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। देखो इस एप्लीकेशन की मदद से, एक सिंपल लॉजिक की मदद से, सिंपल लॉजिक क्या था कि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ये एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसके हेल्प से हम क्या किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कुछ कांस्टेंट आ रहे हैं तो उन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, अरे निकाल सकते हैं भाई। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। वो क्या है कि अपने पास एक है वैन डर वाल इक्वेशन, सबने देखा होगा केमिस्ट्री में, या नहीं देखा होगा तो आगे देखने को मिलेगा, V माइनस बी इक्वल्स टू RT। इसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो मेरे से कहा गया बताओ A का डायमेंशन क्या होगा और B का डायमेंशन क्या होगा। मुझे A और B के डायमेंशन के बारे में नहीं पता, तो मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूं कि ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, अरे बताओ तो जरा, ये प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर। ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। तो क्या लिखा गया कि डायमेंशन ऑफ V जो होगा वो डायमेंशन ऑफ B के बराबर होगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा भैया, डायमेंशन ऑफ बी कितना होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। तो बी का डायमेंशन निकालना तो कोई कठिन काम नहीं था। अच्छा किसका कठिन काम है, किसी का कठिन काम नहीं है। अगर ये प्रेशर है तो ए बाई वी स्क्वायर भी प्रेशर के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। अरे समझ आया, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी। तो ए बाई वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब एल की पावर 6 हो जाएगा क्या, और डायमेंशन ऑफ पी, प्रेशर का डायमेंशन अभी हम निकाले थे ml -1 t -2, ml -1 t -2। तो ए का डायमेंशन क्या मिल गया, ए का डायमेंशन क्या मिल गया, m l की पावर 5। अरे 6 में से 1 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, तो L की पावर 5 और T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। अच्छा इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या है कि मुझे दे रखा है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है, और वो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मत लिखो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एनर्जी लिखो। एनर्जी जो है किसी बॉडी की एनर्जी को यू चलिए नोट करते हैं, और एनर्जी जो है वो अल्फा बाई बीटा इंटू ई की पावर माइनस ऑफ बीटा वी बाई एक्स के बराबर है, माइनस ऑफ बीटा वी बाई एक्स के बराबर है। तो मेरे से कहा गया कि बताइए डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा की क्या डायमेंशंस होंगी। तो मुझे एक बात बस इस पूरे क्वेश्चन में जो बात आपको ध्यान देनी थी वो ये ध्यान देनी है कि किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर है तो वो पावर केवल मैथमेटिक्स हो सकता है, उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं हो सकता। पावर हमेशा कैसी होगी, यूनिटलेस। तो मतलब माइनस ऑफ बीवी अपॉन एक्स लिखा है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ बीटा वी बाई एक्स दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ना होने का मतलब m0 l0 t0, m0 l0 t0। तो देखो बीटा का डायमेंशन नहीं पता, v का डायमेंशन मुझे पता है lt -1, और x का डायमेंशन पता है मुझे l। तो ये हो जाएगा कितना, m0 l0 t0 के इक्विवेलेंट। इस l से ये l कट जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन t की पावर -1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर +1। ठीक है, U जो है वो तुम्हारे पास एनर्जी है, बीटा का डायमेंशन तुमको मिल गया T। अब तुमको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो देखो ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है ये तो डायमेंशनलेस है ना यार, ये तो एक्सपोनेंट होता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये मैथमेटिकल टर्म होता है। तो देखो जो U का डायमेंशन होगा वही किसके डायमेंशन के बराबर होगा, अल्फा बाई बीटा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U। तो देखो अल्फा का डायमेंशन तो मुझे नहीं पता, बीटा का डायमेंशन मुझे पता है कितना, T, और एनर्जी का डायमेंशन मैं जानता हूं क्या, ml2 t -2, क्योंकि जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा, वही डायमेंशन हीट का होगा। अरे यहां तक कहानी समझ आ रही है। तो क्या मिला यहां से, अल्फा का डायमेंशन क्या मिलेगा भाई, अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा मेरे को कितना, ml2 t -1। नाउ आई कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत पहले जेईई में पूछा गया था। ठीक है, तो अब छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टर्म के ऊपर अगर कोई पावर जा रही है तो उस पावर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक अननोन यहां दिया रहेगा और इस अननोन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी। अरे समझ आया कि नहीं आया, तो देखो अब मुझे बीटा का डायमेंशन पता चल गया और अल्फा बाय बीटा का डायमेंशन मुझे पता है, इट इज इक्विवेलेंट टू डायमेंशन ऑफ यू।
और एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, तो भैया अल्फा का डायमेंशन निकालना कौन सा कठिन काम है? अल्फा बाय बीटा, बीटा का डायमेंशन टी एंड दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, और यू का डायमेंशन ml2t-2, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू ml2t माइनस, डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू ml2t-1। अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? सोचो, देखो एक एप्लीकेशन जो होमोजेनिटी लेकर आती है वो अपने साथ कितनी सारी चीजें लेकर आई। आपको बता के गई कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो सिमिलर होंगी, और अगर वो सिमिलर होंगी तो मैं उसकी हेल्प से किसी भी फिजिक्स के सही एक्सप्रेशन में अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो उन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन मैं निकाल सकता हूं। अरे समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज नेम्ड एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये क्या कहती है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या कहती है भैया? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कहती है कि भैया तुम क्या कर सकते हो, तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई एसआई यूनिट है तो उसकी सीजीएस यूनिट में क्या वैल्यू होगी निकाल सकते हो, उसकी एफपीएस में क्या वैल्यू होगी निकाल सकते हो, या वो किसी भी ऐसे मेजरमेंट सिस्टम में, कोई रैंडम मेजरमेंट सिस्टम है उसमें भी उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का क्या वैल्यू हो सकता है, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। मैंने आपको बताया था डायमेंशंस में एक और बात कि डायमेंशंस कहता है कि मैं हूं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कैसा रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करके दूंगा। इवन ये भी बता के दूंगा कि वो किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में एक दूसरे से, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से किस रेशियो में रिलेटेड है। अरे समझ आया क्या? ये सब कुछ बता के दिया डायमेंशंस ने, तो उसके बिहाफ पर हमने एक और एप्लीकेशन एक्सप्लोर किया एंड दैट इज नेम्ड एज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे हम जानते हैं कि एक न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। लेकिन एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर कैसे है? न्यूटन कैसा यूनिट सिस्टम है? न्यूटन इज एसआई, और यू कैन कॉल इट एमकेएस, एंड डाइन is CGS unit system in which the length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second। यहां भैया लेंथ को अपन किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। और मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। दैट इज MKS यूनिट सिस्टम। तो MKS यूनिट सिस्टम में अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो CGS यूनिट सिस्टम में 10⁵ न्यूटन के होता है। ये हमको रटवा दिया जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन अराइज होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, प्रूव करके बताओ कि एक न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना आपको एक स्पेसिफिक स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और वो क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अब ध्यान दो कि N1 जो है वो क्या है? नंबर कौन सी यूनिट सिस्टम का? U1 का, जो मुझे पता है। अब मुझे चाहिए क्या कि एक नंबर कौन से यूनिट सिस्टम में? यूनिट सिस्टम 2 में। तो मैं क्या लिखूंगा? N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। अब सारा गेम है U1 अपॉन U2 के रिप्रेजेंटेशन का। अगर हमको U1 अपॉन U2 का रिप्रेजेंटेशन याद रह गया तो हम इसमें कभी कुछ भी गलत करने वाले नहीं है। तो देखो N2 N1, ठीक है, यूनिट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन जनरली 3 में होगा। एक होगा किलोग्राम, एक होगा मास, एक होगा किलोग्राम, एक होगा लेंथ दैट इज मीटर, एक होगा टाइम दैट इज इन सेकंड, मिनट, आर कुछ भी हो सकता है। तो देखो लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम लिखते हैं मास। क्या लिखते हैं? मास। यूनिट सिस्टम 1 MKS है। MKS में मास किस में दे रखा है? किलोग्राम में, तो यहां लिखोगे केजी। U2 सिस्टम में मास किस में दे रखा है? ग्राम, तो यहां लिखोगे ग्राम। इसकी पावर कितना? A। कितना? A। नेक्स्ट वन इज लेंथ इसमें मेजर है मीटर में, इसमें मेजर है सेंटीमीटर में, रेज़ टू द पावर B। दोनों में टाइम मेजर है सेकंड में, रेज़ टू द पावर C। अरे कहानी समझ आ रही? तो अब देखते हैं N2 इक्वल्स टू, अब क्या है कि मुझे ये पता है कि N2 इक्वल्स टू N1। 1 किलोग्राम में 10⁵ ग्राम्स अपॉन ग्राम होता है भैया, रेज़ टू द पावर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, रेज़ टू द पावर B। सेकंड अपॉन सेकंड दैट इज 1 रेज़ टू द पावर C। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अगर मुझे A, B और C की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे लिए जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान देना है कि ये जो न्यूटन है ना, ये किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो हमको पता है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा। तो लिखा गया कि डायमेंशन ऑफ F विल बी इक्वल टू ml/t-2। डायमेंशन ऑफ F इक्वल्स टू ml/t-2। तो मास की पावर है 1, L की पावर है 1 और T की पावर है -2। तो देखो यहां मास की पावर A था तो A की वैल्यू 1, लेंथ की पावर B था तो B की वैल्यू 1, और C
टाइम की पावर -2, यहाँ सी था तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। अब क्या करेंगे हम ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो जब ए बी सी की वैल्यू रख रहे थे हमको क्या मिला, n2 इक्वल्स टू 10⁻³ की पावर 1 और 10⁻² की पावर 1 और 1 की पावर -2 और फर्दर व्हेन ही हैड सॉल्व्ड इट वी गॉट 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो कितना 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो n2 की वैल्यू मिल गई अपने को 5। तो हम कह पाए कि 1 न्यूटन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10⁵ डायन। 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10⁵ डायन। अच्छा, तो मेरे से सवाल पूछा गया कि एक और यूनिट सिस्टम होता है वर्क का जिसका एसआई यूनिट होता है जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होता है भैया, जूल। तो बताओ इसका सीजीएस यूनिट में क्या वैल्यू होगा। हम जानते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो कहा गया कि 1 जूल में बताओ कितना अर्ग, 1 जूल में बताओ कितना अर्ग होगा। तो 1 जूल में अगर मुझे अर्ग निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है n1, मुझे पता है u1, मुझे नहीं पता है n2 और पता है क्या u2। तो मैं फर्दर क्या लिखूंगा, n2 इक्वल्स टू n1 इंटू u1 अपॉन u2, और मुझे पता है n1 की वैल्यू है 1 और u1 कितना है, u1 mks है। तो mks में मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। अरे भाई उसके बाद लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। अरे करते हैं। अच्छा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो किस में है, वो सीजीएस में है। तो मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। रेज टू द पावर ए, रेज टू द पावर बी, रेज टू द पावर सी। अब देखो ये जो भी गिवन यूनिट है ये किसकी है, वर्क की। तो वर्क का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है बताओ, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल्स टू mL2T-2। तो मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी -2। अब उठा के यहां रख दो, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 10⁻3 ग्राम अपॉन ग्राम कट जाएगा। रेज टू द पावर A1, 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा 10⁻2 रेज टू द पावर 2 सेकेंड अपॉन सेकेंड। 1 की पावर कुछ भी हो भाई, आंसर तो 1 ही होना है। तो ये हो गया 10⁻3 इंटू 10⁻4 दैट इज 10⁻7। तो सिंपल कहा गया कि 1 जूल जो होगा वो 10⁻7 किसके बराबर होगा, 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अरे समझ आया, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी से अब कहा गया ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है प्रेशर। क्या नाम है, प्रेशर। इसको हमने मेजर किया कोई वैल्यू, इस प्रेशर की वैल्यू हमने मेजर करी। हमने ये प्रेशर मेजर किया कि एक यूनिट सिस्टम में, एक एसआई यूनिट सिस्टम में 10⁵ पास्कल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने मेजर किया 10⁵ पास्कल। और मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट सिस्टम में जिसमें मास को मेजर करते हो ग्राम में, लेंथ को मेजर करते हो सेंटीमीटर में, नहीं लेंथ को मेजर करते हो मिलीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हो मिनट्स में। ठीक है, अब मुझे चाहिए इस प्रेशर का कन्वर्जन ऐसे यूनिट सिस्टम में जिसमें मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, लेंथ को मिलीमीटर में और टाइम को मिनट में। तो मैं कहूंगा कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए n2 कितना होगा, n1 मुझे पता है 10⁵ और u1 रहा ये, u2 रहा ये, और यहां हो जाएगा n2। और अभी मैं बताया कि u1 अपॉन u2 को लिखते कैसे हैं, 10⁵, ये u1 mks है। तो भैया 3 बॉक्स बनाओ सिंपल। एक यहां लिखो किलोग्राम, यहां लिखो क्या मीटर, और यहां लिखो क्या सेकंड। चलो भैया, जिस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें मास किस में है, ग्राम में, लेंथ किस में है, मिलीमीटर में, टाइम किस में है, मिनट में। अरे लो, हो तो गया। अब क्या करना है, यहां की पावर A, यहां की पावर B और यहां की पावर C। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो मैं जानता हूं डायमेंशन ऑफ प्रेशर, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ये क्या होता है mL-1 T-2। तो इससे मुझे A की वैल्यू मिल गई 1, B की वैल्यू मिल गई -1 और C की वैल्यू मिल गई -2। तो n2 इक्वल्स टू मिल गया अपने को 10⁵ किलोग्राम अपॉन ग्राम दैट इज 10⁵ रेज टू द पावर 1, और इधर क्या मीटर अपॉन मिलीमीटर, 1 मीटर में 10⁵ 1000 मिलीमीटर होता है, तो 10⁵ रेज टू द पावर -1। अच्छा भैया, सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, रेज टू द पावर -2। अरे समझ आया क्या। अब सॉल्व करो, 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ इंटू
अरे ये सेकेंड अपॉन सेकेंड ना भाई, तो ये 60 सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा 1/60, मतलब 60 की पावर -2, तो 60 इंटू 60, तो 10⁻3, 10⁻3, 10⁻0 मतलब 1 हो गया। तो ये हो गया अपने पास कितना 36 इंटू 10⁻, 2 0 ये 5 ये 10⁻7। तो N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 36 इंटू 10⁻7 और इट कैन बी फर्दर रिटन एज 3.6 इंटू 10⁸। अरे पल्ले पड़ा। अब क्या है कि मुझे कोई सा भी यूनिट सिस्टम दिया हुआ हो, मुझे अगर गिवन यूनिट सिस्टम पता है, उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो जिस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है अगर मुझे बस इतना ही पता हो, तो मैं क्या बता सकता हूं कि गिवन यूनिट सिस्टम का किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या मेजरमेंट होगा। अरे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं यार, इट इज वेरी इजी थिंग, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चले आगे बढ़े हम बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, एंड दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एंड व्हाट इट इज, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर अपने को पता है कि एक कोई फिजिकल क्वांटिटी, एक कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, वो किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूं विद दिस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एंड दैट इज डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है उसको एस्टैब्लिश हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशन की, ये बहुत बहुत एफिशिएंट एप्लीकेशन है। बाय द वे इसकी खूब सारी लिमिटेशंस हैं, इवन देन इसका अच्छा खासा यूज है फिजिक्स में, क्योंकि वही इक्वेशन सही मानी जाएंगी जो डायमेंशनली सही होंगी, जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही नहीं हो सकती। तो देखो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और हाँ पैटर्न याद रखिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न पर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, तो क्या करना है कि आपको उन सीक्वेंस को याद रखना है। अब जैसे ये एप्लीकेशन है तो इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एक अलग था, और उसके पहले जो होमोजेनिटी इन इक्वेशंस था उसका एक अलग था। तो देखिए इसमें कहा गया कि अगर मुझे पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है, उसका मास m है, जिस पाथ पर वो गोल गोल घूम रहा है उसका रेडियस r है, और उसका स्पीड कितना है v। कभी तुम याद करो, कभी तुमने देखा होगा वो वाला गेम खेला होगा, ऐसे हाथ फंसा के ऐसे गोल गोल घूमने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि जितना तेज हमारा स्पीड बढ़ता जाता है, क्या हमारे हाथ में खिंचाव आने लग जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि हाथ छूटने का भी डर रहता है। तो ऐसा है कि जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमको हाथों में फोर्स फील हुआ, वही फोर्स की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, वही फोर्स का नाम रखा गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो किन बातों पे डिपेंड करता है, पहला की जो मास है ऑब्जेक्ट का वो कितना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि ये डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, और ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता ये इससे कैसे प्रोपोर्शनल है, तो मैंने कहा कि m की पावर a लिख लो, r की पावर b लिख लो, और v की पावर c लिख लो, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के k लिख लो। k m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। अरे समझ आया क्या? अब देखो, अब क्या है, F इक्वल्स टू के एम की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं मोटा मोटा फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि राइट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो देखो इस साइड का डायमेंशन क्या है भैया, फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2 इक्वल्स टू के एम की पावर कितना, m की पावर मास का डायमेंशन a, मास का डायमेंशन m रेज टू द पावर a, लेंथ का डायमेंशन, रेडियस का डायमेंशन लेंथ दैट इज l की पावर b, और स्पीड का डायमेंशन lt माइनस 1 रेज टू द पावर c। नाउ अब क्या करें, अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, mlt माइनस 2 k m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस c। अरे लिख सकते हैं, देखो l की पावर b इंटू l की पावर c इक्वल्स टू l की पावर b प्लस c। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है भैया वही राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मिला a की वैल्यू 1, b प्लस c की वैल्यू भी 1, और माइनस c की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, -2। तो यहां से c मिल गया अपने को 2, क्या मिल गया 2। अच्छा, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो मुझे b क्या मिल जाएगा, -1, और a मेरे पास क्या है 1। और भैया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस a b c की वैल्यू उठाऊं और यहां रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इक्वल्स टू के m की पावर 1, r की पावर -1 और v की पावर 2। तो फर्दर वी कैन राइट इट f इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, f इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, अब क्या है भैया, अब क्या है कि f इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाई आर मिल गया, लेकिन इस मेथड से हमको ये जो k कांस्टेंट है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है।
अरे बात समझ आ रही? ये जो k कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, ये कोई नंबर होगा, ये नंबर कितना होगा ये मुझे पता नहीं। अरे बात समझ आ रही? और अगर मुझे ये पता नहीं है तो ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्पेसिफिक लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट के बारे में, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता है। अरे बात समझ आ रही? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे वाली कहानी क्या है? आगे वाली कहानी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ऐसा टर्म आने वाला है, एक ऐसा टर्म आने वाला है जिसके डायमेंशन के बारे में आपको पता नहीं है। तो मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बताऊंगा और उससे आप उसका डायमेंशन निकालेंगे पहले, ठीक है? डायमेंशन निकालने के बाद, तभी तो भाई डायमेंशन नहीं पता होगा तो इस एप्लीकेशन के होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या है, कहा गया व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन ऑफ फोर्स। अब जैसे मान लो पानी में अगर कोई बॉल को, एक बॉल को हवा में फेंको और एक बॉल को पानी में फेंको, क्या होगा? हवा में वो दूर जाएगी लेकिन पानी में दूर जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी क्या करेगा, उस बॉल के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जैसे एयर भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाती है, बस एयर की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू एयर। ठीक है? तो होगा क्या, कहा गया कि वो जो फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय ईटा। ठीक है? रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड स्पीड ऑफ द स्फीयर, इन तीन टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कैसे डिपेंडेंट है ये मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा एक काम करो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आओ लिखो k और ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब डायमेंशन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो क्या है? mlt-2। राइट हैंड साइड में k कांस्टेंट हो गया। अब समस्या पैदा हुई डायमेंशन ऑफ ईटा लिखने की। ईटा के डायमेंशन के बारे में हमको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो हमने कहा एक काम करो, अभी इसको छोड़ो, अभी तुम क्या करो, r का डायमेंशन लिखो। r का डायमेंशन हो गया l की पावर b और वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया lt-1 रेज़ टू द पावर c। अब गेम क्या है? मुझे क्या चाहिए? डायमेंशन ऑफ ईटा। क्या चाहिए भैया? डायमेंशन ऑफ ईटा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा a इंटू dv बाई डी। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन सही होने वाला नहीं है। तो मेरे से कहा गया चलो करके बताओ जरा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा भाई, तुम अपना देख लो। ml2t-2k, यहाँ m की पावर a की जगह m है, m की पावर कितना? b। बहुत बढ़िया। l कहाँ है? एक l है, अरे एक ही l तो है भाई, तो l की पावर कितना? 2b। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा और क्या है? t है भाई, अरे t है, t देखो कहां है? एक t यहां रहा, एक t यहां रहा, तो t की पावर कितना? -3b प्लस c। t की पावर -3b प्लस c और एम्पियर की पावर कितना? एम्पियर। a की पावर कितना? -2b और कहीं है क्या? -2b प्लस a। अरे है कि नहीं है? चलो अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सप्रेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे, तो फॉलो करते समय इस बात का ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशन होगा वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। उसके लिए मुझे मिला b की वैल्यू 1। अरे समझ आया क्या? -3b प्लस c इक्वल्स टू अपने को मिल गया -3b प्लस c, अपने को मिल गया कितना? -2। तो यहां से क्या b की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, और जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। अरे ठीक है। अब क्या है? अब निकालना है अपने को a। तो a कैसे निकालेंगे? a के लिए -2b प्लस a इक्वल्स टू 0। -2b देखो भैया, यहां एम्पियर है, यहां एम्पियर की पावर 0 है, तो भैया क्या हो जाएगा? यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2b और b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ a एज 2, b एज इक्वल टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1। अब मैं a b c की वैल्यू उठा के ऊपर रख दूं तो मुझे h इक्वल्स टू मिल जाएगा क्या? k I²RT। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में ये जो k दे रखा है, गिवन k की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। लेकिन हमको यहां पर k की वैल्यू पता नहीं है। अरे समझ आया क्या? क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की ये लिमिटेशन है कि वो कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर पाता। अरे चले आगे की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं मुद्दे वाली बात, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड क्या है कि भैया पहला लिमिटेशन तो यही हो गया, कांस्टेंट को ना डिफाइन कर पाना, कांस्टेंट को ना डिफाइन कर पाना। अच्छा दूसरा क्या? क्या मैं इस डायमेंशन की मदद से ये एक्सप्रेशन डेराइव कर सकता हूं? सोचो,
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन डिराइव किया जा सकता है? तो नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि ये भी मास है और ये भी मास है और दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो जो डायमेंशन एनालिसिस का मेथड है वो दो मास को अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर सकता। इस वजह से ये एक्सप्रेशन डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से डिराइव नहीं हो सकता। और क्यों? और भाई क्यों? ये तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हर जगह तो g एक नंबर हुआ करता था। अरे होता था ना, यहां g एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जो अपने में ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। अरे है कि नहीं है? क्यों? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? अभी तक तुम जितना डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ के आए हो, ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेशन वाला, अगर हर जगह तुम ध्यान से देखो तो इस k का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर इसका यूनिट न्यूटन है तो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, k का कोई यूनिट मिलने वाला नहीं है। इसके बाद इधर वाले में आ जाओ, यहां पर इस k का कोई यूनिट मिलने वाला नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा। यहां पर क्या है? ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट के साथ साथ एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह भी बिहेव करेगा, जिसकी वैल्यू होगी कितनी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अरे समझ आया? चले, अरे आगे बढ़े, चलो देखो आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी क्या है भैया? और इसमें और भी कोई लिमिटेशन है क्या? बिल्कुल, अभी और लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है कि क्या तुम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हेल्प से, क्या तुम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हेल्प से s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डेराइव कर सकते हो क्या? नहीं, बस तुम वही फिजिकल क्वांटिटीज डेराइव कर सकते हो जो क्या है, जो डिपेंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज है वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में, यू कैन कॉल इट, डिपेंडेंट है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तो ये एप्लीकेशन वैलिड होने वाली नहीं है। अरे यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलो, इसके अलावा भी इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि भैया तुमको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए जिन पर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड कर रही है। अरे ठीक है, कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं, मैं एक सर्कुलर ऑर्बिट पे गोल गोल घूम रहा हूं, पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि तुम सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका एक्सप्रेशन तुम निकालना चाह रहे हो वो किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो तुम कभी भी ये एप्लीकेशन डायमेंशन का यूज नहीं कर पाओगे। अरे यहां तक कहानी समझ आई? ये था द कंप्लीट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इन विच वी हैड कंक्लूडेड यूनिट्स क्या होते हैं। फिजिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है कि भैया मेजरमेंट आया तो यूनिट आया। यूनिट क्या होती है? यूनिट सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। फिर उसके साथ यूनिट सिस्टम में एक और नया टर्म जुड़ के आया, हमको जो नया देखने को मिला, एंड दैट इज नेम्ड एज डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा कि डायमेंशन क्या करती है। ये किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर देती है, किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक, अच्छा, उसकी हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी। यहां हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स खत्म होता है। इसके बाद हम आपको कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का बाय एच.सी. वर्मा साहब का पूरा पहला चैप्टर का सॉल्यूशन आपके लिए इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज वेक्टर्स एंड मैथमेटिक्स। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस चैनल डेफिनेटली चेंज योर परसेप्शन अबाउट फिजिक्स। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए, जीवन में कुछ अच्छा करने का अपने साथ जुनून लेकर जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहिए।